नमस्कार, वीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कैनाइन डिस्पेंटर बीमारी से ग्रसित है क्षेत्र के जानवर। जंगल में मांसाहारी वन्य प्राणियों में संक्रमण का बढ़ा खतरा। साल भर में 25 से अधिक मामले आते हैं सामने। आश्रयहीन व ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों को नहीं लग पाती है वैक्सीन। जंगल में कुत्तों की रोक, जंगल को सुरक्षित रखने का उपाय। बालाघाट पहुंचे संभागायुक्त बी चंद्रशेखर बोरकर। सर्किट हाउस में पत्रकारों से कई विषयों पर की गई चर्चा। रेत के अवैध परिवहन, अमानक स्तर के चावल गेहूं सहित अन्य मामलों पर संभागायुक्त ने दी प्रतिक्रिया। अमानक स्तर के गेहूं मामले में कार्यवाही होने की कही बात। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में हो रही लगातार वृद्धि। बालाघाट में प्रीमियम पेट्रोल 99.93 रुपये तो डीजल बिक रहा 86.41 रुपये लीटर। जनता की जेब पर पड़ रहा है मूल्य वृद्धि का सीधा असर। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण वनमंडल सामान्य के धापेवाड़ा सर्किल के आगरवाड़ा बीट के जंगल में मृत मिले तेंदुओं में कैनाइन डिस्पेंटर नामक बीमारी की आशंका होने के चलते बालाघाट जंगल के मांसाहारी वन्य प्राणियों को जान का खतरा बढ़ गया है। यहाँ एक तरफ जहाँ वन विभाग का अमला इसे लेकर चिंतित नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंदर इस बीमारी से संक्रमित मांसाहारी वन्य प्राणियों की जांच मुश्किल होने से मुसीबत और भी अधिक बढ़ गई है। बता दें कि मुख्य रूप से कुत्तों में होने वाली संक्रमण बीमारी के लक्षण तेंदुओं की मौत होने पर उनमें भी दिखाई दिए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए 1.5 माह में वैक्सीन लगाना जरूरी है। कैनाइन डिस्टेंपर नामक बीमारी कुत्तों में होती है और इस बीमारी से बचाव के लिए 1.5 माह में डिस्टेंपर नामक वैक्सीन को लगाना जरूरी होता है। वैक्सीन नहीं लगाने की स्थिति में प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर यह बीमारी हो जाती है। जिले में जंगल अधिक होने और जंगल के आसपास आबादी क्षेत्र होने के चलते ऐसे संक्रमित कुत्तों से मांसाहारी वन्य प्राणियों के ग्रसित होने का खतरा भी बना रहता है। जिले में आश्रयहीन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्ते बहुतायत में हैं और इनकी उचित देखरेख, बेहतर खान पान न होने के साथ ही वैक्सीन भी नहीं लगाए जाने से कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी से ग्रसित रहते हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो बालाघाट जिले में साल भर में इस बीमारी से ग्रसित 25 से ज्यादा कुत्ते पशु चिकित्सालय पहुंचते हैं। वहीं अधिकतर मामलों में अस्पताल नहीं पहुंचने के चलते संक्रमण फैलता जा रहा है। पशु चिकित्सकों के अनुसार कैनाइन डिस्टेंपर नामक संक्रमण से जंगल में रहने वाले मांसाहारी वन्य प्राणियों को बचाना मुश्किल काम है। जंगल में कुत्तों से संक्रमण होने की स्थिति में पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते मांसाहारी वन्य प्राणी इस बीमारी से ग्रसित होने पर घसीट कर चलते हैं, जिससे वे शिकार भी नहीं कर पाते और असमय ही भूख के चलते उनकी मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुत्तों से फैलने वाले इस संक्रमण से बचाव के लिए जंगल के अंदर प्रवेश पर रोक लगाना ही मांसाहारी वन्य प्राणियों के संरक्षण की दिशा में उपाय है। मामले में नोडल अधिकारी घनश्याम परते ने बताया कि कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी उचित पोषण आहार न मिलने और पैदा होने पर 1.5 माह में वैक्सीन नहीं लगाने की स्थिति में होती है। इस बीमारी के होने पर धीरे धीरे कुत्ते चलना बंद कर देते हैं और पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। बालाघाट में कुत्तों की लार के माध्यम से जंगल में भी इस बीमारी के फैलने का खतरा बना रहता है। हमारे यहाँ 20-25 केसेस तो हर साल आते हैं और कॉमन डिसीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम देखने को मिले, लगभग कॉमन डिसीज़ है। हाँ सर, क्या रीज़न होता है इन बीमारियों का? ये बेसिकली एक वायरल डिसीज़ है, एक विषाणु से पैदा होती है और ये मैं तो कहूँगा कि वायरस लगभग पूरे इन्वायरमेंट में रहते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, हर एनिमल्स में पाए जाते हैं, हो सकता है हम में भी हो। लेकिन जैसे ही इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, चाहे पशुओं की हो, कैनाइन्स की हो या दूसरों की, तो उसमें लगभग अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं।
सर एक केस अभी तुरंत में यहाँ पशु चिकित्सालय में आया भी था। सर क्या है उसका पूरा जानकारी? देखिए वो लगभग 2 महीने के आसपास का वो कुत्ते का बच्चा है और उसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। उनसे मैंने पूछा वैक्सीनेशन हुआ था, वैक्सीनेशन नहीं हुआ। तो इस कारण से उसमें जो लक्षण देखने को मिल रहा है, एक पैर उसमें ऐसा झटक रहा था वो। तो उसके टिपिकल एक साइंटिस्ट थे सेंट वाइटस, उन्होंने इसकी शुरुआत में खोज की थी। तो इसी कारण से इस बीमारी का नाम जो है, मतलब लक्षण जो है उसको सेंट वाइटस डांस कहते हैं। मतलब शुरुआत में कुत्ते एक पैर से लंगड़ते हैं, एक पैर से झटका देते हैं, पैर उठाने टाइप जैसे डांस में करते हैं, और धीरे धीरे करके फिर दूसरे पैर में वो लक्षण आ जाता है और उसके बाद से वो पैरालिटिक स्टेज में जाएगा कुछ दिनों बाद। और उसके बाद यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो पैरालिसिस बढ़ते 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 आगे के पैरों में पूरे शरीर में आ जाती है और फिर जानवर चलने फिरने के काबिल नहीं रहता और धीरे धीरे करके उसके बाद से भूख के कारण सामान्यतः इसकी मृत्यु होती है ऐसे पशुओं की। देश में पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है। कभी 60 रुपये बिकने वाला पेट्रोल अब सेंचुरी बनाने जा रहा है। बालाघाट में पेट्रोल के दाम 96 रुपए से अधिक हो गए हैं, जबकि डीजल भी इसके पीछे पीछे 86 रुपये तक पहुंच चुका है। एक समय था जब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बड़ा अंतर होता था, लेकिन अब यह दोनों ही कीमतें साथ साथ चलने को तैयार हैं। पेट्रोल की वृद्धि एक तरह से कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर होती है, साथ ही इसमें सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले वैट से भी खासा असर पड़ता है। अभी वर्तमान में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत 25.71 रुपये प्रति लीटर है और 1 लीटर पेट्रोल की रिफाइनिंग भाड़ा, तेल कंपनियों का कमीशन और एंट्री टैक्स का खर्च 7 रुपये आता है। डीलर को 1 लीटर पेट्रोल 32 रुपये 71 पैसे में मिल रहा है। 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 18 रुपये 98 पैसे है और 1 लीटर पेट्रोल पर डीलर का कमीशन 11 रुपये मिल रहा है। ये सब मिलाकर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 62 रुपये 69 पैसे होती है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार 38% वैट लगाती है। जिस हिसाब से 22 रुपये 48 पैसे वैट में चले गए तो 1 लीटर पेट्रोल के दाम 85 रुपये 65 पैसे हो गए। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 2 रुपये सेस और 7 रुपये अतिरिक्त कर लेती है। इसी वजह से पेट्रोल का दाम 94 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर के आसपास हो जाएगा। यही कुछ गणित डीजल का भी है और इस अनुमान के तहत बालाघाट में डीजल की कीमत 86 रुपये 70 पैसे तक पहुंच गई है। बता दें कि बीते 8 माह में पेट्रोल की कीमतों में 16 रुपये 41 पैसे और डीजल के दामों में 15 रुपये 99 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ये मूल्य वृद्धि इतनी खामोशी से हो रही है कि जनता को पता भी नहीं चल रहा है कि उसकी जेब लगातार हल्की कैसे होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम में पिछले 10 दिनों में 7 बार वृद्धि हुई है। इसके पीछे बड़ी वजह सरकार द्वारा लगाया जा रहा टैक्स है। टैक्स में राजस्थान पहले नंबर पर है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे पायदान पर है। प्रदेश में पेट्रोल पर 38 और डीजल पर 28% वैट लगाया जा रहा है। एक दौर वो भी था जब 1-2 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर राजनीतिक दल सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगते थे। बालाघाट जिले में भी ऐसा ही कुछ नजारा होता था, लेकिन अब खामोशी से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जनता की जेबें ढीली हो रही हैं, तो न ही राजनीतिज्ञों को और न ही जनता को फर्क समझ में आ रहा है। जबकि पेट्रोल डीजल के बढ़ने का सीधा सा अर्थ महंगाई को लेकर है, जहां इसे लोगों के घरों का बजट बढ़ना तय है। वहीं खाद्य सामग्रियों के दामों में वृद्धि हो जाएगी। माल भाड़ा महंगा होने से सब्जियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सब्जियों को ट्रकों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में खर्च ज्यादा लगेगा, तो इसका सीधा प्रभाव जनता की जेब पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार पिछले 10 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये मूल्य वृद्धि 17 जनवरी से 27 जनवरी के बीच की है। शुक्रवार को बालाघाट पहुंचे जबलपुर संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर बोरकर ने जिले के कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान जिले में भारी मात्रा में पहुंचे अमानक स्तर के गेहूं के मामले में भी कमिश्नर बी चंद्रशेखर बोरकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चर्चा के दौरान कमिश्नर बी चंद्रशेखर बोरकर ने बताया कि बीते दिनों जिले में पहुंचे अमानक स्तर के गेहूं के मामले की जानकारी उनके पास पहुंची थी, जिसके खिलाफ दोषियों पर FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं उन्होंने चर्चा के दौरान जिले में पाए गए अमानक स्तर के चावल मामले में भी कहा कि मामले की संपूर्ण जांच EOW के द्वारा की जा रही है। यह एक गंभीर मामला था। चर्चा के दौरान रेत के खनन और परिवहन को लेकर मिलने वाली शिकायतों को लेकर कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने कहा कि इसके लिए नीति साफ है और समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि जहां से रेत का परिवहन होता है उस मार्ग पर चेक पोस्ट लगाई जाए। साथ ही वहां से निकलने वाले ट्रैक्टर व अन्य वाहनों की TP की जांच की जाए।
उन्होंने कहा कि इस तरह से कार्य होंगे तो अवैध परिवहन की बातें सामने नहीं आएंगी। वहीं उन्होंने धान के मिलिंग में हो रही देरी को लेकर भी चर्चा करते हुए कहा कि शुरुआत में मिलिंग को लेकर दिक्कतें थी, लेकिन मिलर्स सामने आ रहे हैं। मिलिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमारे साथ हैं कमिश्नर महोदय बी चंद्रशेखर जी। सर, बालाघाट आप आए हैं तो आपके आने का क्या उद्देश्य रहा, ये बताइए। ये रूटीन दौरा है। कुछ काम विकास कार्य देखने हैं, कुछ जो हमारा कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है उसका भी जायज़ा लेना है, और साथ ही कुछ रोजगार गारंटी योजना के काम किस तरह से चल रहे हैं वो देखने का उद्देश्य था जी। और सर, यहाँ पर हमारे बालाघाट ज़िले पर एक कलंक है चावल घोटाले का। लगभग 29 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। इसकी जांच किस ओर जा रही है? इतना पुराना मामला हो गया, लेकिन जांच की ओर से जो प्रशासन का पक्ष है वो अब तक उजागर नहीं हो पाया। क्या कारण है? मेरे ध्यान में ये है कि ये प्रकरण बहुत गंभीर प्रकरण था और इसको ईडब्ल्यू सौंपा गया है और ईओडब्ल्यू ही इसकी जांच कर रहा है। अब वो ईडब्ल्यू की जांच कहाँ तक पहुंची इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जनरली जब ईओडब्ल्यू को प्रकरण सौंपे जाते हैं तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन का उसमें बहुत भूमिका नहीं रहती है, तो ये मुझे लगता है कि ईओडब्ल्यू से ही ज्ञात हो पाएगा कि किस स्तर तक पहुंच गई। हाँ, ये बहुत गंभीर मामला था और ये मेरे ध्यान में भी आया था। उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कहा था, शायद एफआईआर वगैरह भी दर्ज करने की बात हुई थी, उसमें हुई थी। मैं फिर से फॉलोअप करूँगा कि जो इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। सर, आंगनवाड़ियों में यहाँ पर जब दिसंबर तक के बाद किसी भी प्रकार का राशि का आवंटन नहीं हुआ है और स्व सहायता समूह इस वक्त बहुत परेशानी में है कि वो किस तरह बच्चों को जो मील है वो प्रोवाइड करें, तो प्रशासन इस ओर क्या ध्यान दे पाएगा? अभी चूँकि लंबे समय बाद आंगनवाड़ियाँ प्रारंभ हुई हैं तो ये संभव है कि कुछ समूह के पास राशि की कमी हो, लेकिन अभी जल्दी ये इसकी पूर्ति भी हो जाएगी जहाँ पर नहीं हो पाई है, और ये सुचारू रूप से नियमित रूप से चलाएंगे। नहीं, अभी तो बड़ा स्पष्ट मुझे लगता है कि ये स्थिति बनी है। हालांकि पिछले कुछ महीनों के दौरान स्थिति स्पष्ट नहीं थी पूरी तरह से। अब जो जिस ठेकेदार को ये काम सौंपा गया है पूरे ज़िले का, उसी को काम करना है और उसके अलावा दूसरे जो प्लेयर्स हैं उसको नहीं काम करना है। और इसके लिए हमने एक विशेष बड़ा पत्र भी लिखा है सभी कलेक्टर्स को, बालाघाट के लिए भी, कि चेक पोस्ट सड़कों पर जहाँ से ये परिवहन होता है वहाँ लगाए जाएँ, और चेक पोस्ट पर वो जो ईटीपी है उसकी जाँच हो कि वो वैध है या नहीं है, या एक ही ईटीपी से एक से अधिक वाहन तो नहीं निकाले जा रहे हैं। और इस तरह से यदि जांच होगी तो नियमानुसार काम होगा। मिलिंग की अभी जो बात हो रही थी, मिलर्स जो है ले रहे नहीं है, तो उसमें फिर किस तरह से आप? मेरे ख्याल से अभी तो मिलर्स ले रहे हैं। शुरुआती दौर पर ज़रूर कठिनाई थी और मिलर सामने नहीं आ रहे थे, पर अभी जो मुझे जानकारी में है अभी मिलर सामने आ रहे हैं और मिलिंग प्रारंभ है। जबलपुर संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने 29 जनवरी को बालाघाट प्रवास के दौरान भटेरा में आजीविका मिशन की महिलाओं के समूह द्वारा संचालित सिलाई केंद्र का निरीक्षण किया और महिलाओं से उनके रोजगार एवं आय के संबंध में चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा महेश्वरी, आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कामयाबी महिला आजीविका आधुनिक सिलाई केंद्र भटेरा के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने समूह की महिलाओं से उनके काम के बारे में चर्चा की। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि उनके केंद्र में नाबार्ड की मदद से सिलाई की आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। 30 महिलाओं के समूह द्वारा कपड़ों की सिलाई का कार्य किया जा रहा है। इससे उन्हें अच्छा रोजगार मिल रहा है और आय भी हो रही है। शासकीय स्तर पर उन्हें शालाओं के बच्चों की गणवेश के लिए 18 लाख रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों द्वारा उनसे गद्दे के खोल, पेटीकोट, ब्लाउज आदि बनवाए जा रहे हैं। कमिश्नर चंद्रशेखर ने महिलाओं के इस कार्य की सराहना की और उनसे कहा कि शासन पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय व्यापारियों से अधिक ऑर्डर लेने का प्रयास करें। उन्होंने सिलाई के काम में और महिलाओं को जोड़ने को कहा। विगत 12 वर्षों से प्रदेश में किसान मित्र और किसान दीदी कार्यरत थीं, लेकिन पूर्व की कमलनाथ सरकार ने किसान मित्र और किसान दीदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद वर्तमान सरकार ने पुनः किसान मित्र और किसान दीदी को रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में बहुत सी खामियां हैं, जिसको लेकर 29 जनवरी को किसान मित्र किसान दीदी संगठन के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
मामले की जानकारी देते हुए किसान मित्र किसान दीदी संगठन के जिला अध्यक्ष किशोर पटले ने बताया कि इसके पूर्व कमलनाथ सरकार ने किसान मित्र और किसान दीदी को काम से बंद कर दिया था, जिसके बाद हम सभी बेरोजगार हो गए थे। इसके बाद पुनः वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा नई भर्ती प्रक्रिया के लिए आदेश जारी किए गए, जिसमें बहुत सी खामियां हैं। उन्होंने बताया कि जारी किए गए आदेश में 40 वर्ष की आयु से अधिक वाले ही आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नियम बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम सभी लामबंद हैं। हमारी मांग है कि शासन इस नियम को संशोधित करते हुए पूर्व में कार्यरत रहे किसान मित्र और किसान दीदी को कार्य में वापस लेकर उन्हें ही पहली प्राथमिकता दे, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांगे है कि जो किसान मित्र विगत 10-12 वर्ष से काम कर रहे थे, जिनको कमलनाथ की सरकार ने विगत 1 वर्ष से हटा दिए थे, शिवराज जी की सरकार आई है, उन्होंने पुनः किसान मित्रों की भर्ती ले रही है, लेकिन उसमें कुछ मांगे हमारी है कि जो उसमें निर्धारित नहीं है। तो हमारी मांगे है कि उस पर संशोधन किया जाए और पुराने किसान मित्र जितने भी हैं हमारे, उन्हीं को इस भर्ती में लिया जाए और उनने जो उम्र का प्रावधान रखें कि 40 के ऊपर का ये व्यक्ति फॉर्म भरेगा, वो हमारे किसान मित्रों के विचार के बाहर है। क्योंकि ऐसे किसान मित्र हैं कि जो 40 के से कम के भी हैं, जो काफ़ी दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उन किसान मित्रों को भी उसमें शामिल किया जाए जो 40 वर्ष से कम है। 29 जनवरी को वारासिवनी नगर मुख्यालय में भी मातृशक्ति भगवा रैली का आयोजन किया गया। नगर में भी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में सहयोग व जन जागरण हेतु यह मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यह मोटरसाइकिल रैली नगर के बड़े श्री राम मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसने पूरे शहर का भ्रमण किया और तत्पश्चात यह रैली बड़े राम मंदिर में समाप्त हुई। ढोल नगाड़ों व जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ यह भगवा रैली मोटरसाइकिल रैली थी। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिसके धन संग्रहण का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं नागरिकों से स्वेच्छा राशि भी ली जा रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं ने यह भगवा मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली के लिए सुबह से ही बड़े श्री राम मंदिर से युवती व महिलाओं की भीड़ एकत्रित होने लगी थी, जिसके बाद शाम 3 बजे से इस रैली का शुभारंभ किया गया। जय श्री राम के नारों के साथ रैली ने पूरे शहर का भ्रमण किया। वहीं महिलाओं ने शहर के नागरिकों से अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने के लिए अपील भी की। आयोजित की गई यह रैली बड़े श्री राम मंदिर से निकलकर अंबेडकर चौक, नेहरू चौक, जयस्तंभ चौक, बस स्टैंड, दीनदयाल चौक, कॉलेज चौक, गोलीबारी चौक, लालबर्रा रोड, बालाघाट रोड, वारा सहित पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद पुनः बड़े राम मंदिर पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इस दौरान भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, सरिता सिंघई, पूनम झा, आंचला रेवेकर, सेजल लालवानी, सुरभि देवारे, मानसी ओछानी, सीमा देवारे, ललिता बुर्डे, शिवानी पारधी सहित अन्य उपस्थित रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।